गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। आप सभी ने बारी बारी से रवि तिवारी जी से सवाल किया। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे भाइयों ने भी रवि तिवारी जी से सवाल किया। तो इनके मैं सवालों में ये उत्तर ढूंढा इतने समय में कि जितना उन्होंने मेहनत किया है, रात भर अपने परिवार के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुआ कि परिवार को भी वो समय नहीं दे पा रहे हैं। क्षेत्र के, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो, चाहे वो एक माता या पिता को एक दूसरे से मिलाने का, परिवार से मिलाने का केस हो, या और अन्य प्रकार के किसी भी दुर्घटना हो या शुभ घड़ी हो, किसी का जन्म दिवस हो, चाहे क्षेत्र के हो या हमारे किसी बड़े जनप्रतिनिधि का चुनाव के समय हो, कि सभी तरीके का, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को साथ में लेकर के चलना। तो ये एक इतनी कम उम्र में जो उपलब्धि हासिल की है, मैं उसके लिए आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि मेरी मांग भी है। मैं खुद एक देवभोग नगर का निवासी हूँ। मैं इतनी बड़ी बात एक छोटी सी उम्र में कर रहा हूँ। मेहनत को देखते हुए देवभोग विकास खंड में देवभोग रत्न की उपाधि है, जिसे आप सभी जानते हैं। जो अभी वर्तमान में, जैसे हमारे एक पुलिस विभाग में विजय मिश्रा जी, जिनको हम देवभोग रत्न के नाम से उपाधि दे दिए। एक है बिलभद्र यादव जी, रक्तदान भी, जिनको हम एक ऐसे उपाधि हम दे दिए कि ये भी एक देवभोग रत्न के नाम से है। तो क्यों ना आज से हम एक पत्रकारिता की लाइन पे, जिन्होंने अपना परिवार छोड़ा, हर चीज छोड़ दिया है केवल क्षेत्र की खबर को जनता तक पहुंचाने के लिए, तो क्यों ना आज बस एक पत्रकार के पीछे और आगे भी आगे एक नाम डाले देवभोग रत्न। तो आज से मेरा सभी से आग्रह है कि जो हम देवभोग में जो एक पत्रकारिता की लाइन में जो कमी थी, तो आज हम उसे इस ताज से नवाजे। सभी एक साथ खड़े होकर के एक स्वर से ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे, ताकि आप सभी की ओर कैमरा घुमा करके दिखाएं। आपसे रवि तिवारी जी को सभी नगर निवासी, जनप्रतिनिधि और हमारे क्षेत्रवासी यहाँ पर मौजूद है, तो उनके सामने आज आग्रह कर सभी लोग से शिकायत का, क्योंकि वो रवि तिवारी जी का कार्य है। देवभोग रत्न बनना छोटी मोटी उपलब्धि नहीं होती है। भारत रत्न वैसे हमारे गाँव का रत्न है कि आज आप एक हमारे गांव के रत्न के नाम से जाने जाएंगे। जो उपलब्धि हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे आपने बहुत कम उम्र में हासिल किया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए अब मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि जिसके आने से और जिनके कार्यों से आप यहाँ तक पहुंचे, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आकर के श्री चैन सिंह मरकाम जी का आप स्वागत करेंगे। रवि तिवारी जी उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, साल और श्रीफल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। साथ में उनके पूज्य पिता जी, जिनकी देन है कि आज मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। ऐसे माता पिता का उनके चरणों में वंदन करूंगा कि आप आज ऐसे सुपुत्रों को आज आपने पैदा किया, जो आज क्षेत्र, परिवार, समाज, हर व्यक्ति का नाम रोशन करते हुए आज देवभोग रत्न की जाति उपाधि पाया। आपको विशेष कोटि आभार, विशेष धन्यवाद। आपके मैं शब्द नहीं है कि आप इतने अच्छे सुपुत्र के पिता हैं। आज गौरवान्वित है आपके सामने खड़े होकर के आपका सम्मान करते हुए पूरे क्षेत्र को आज गौरव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पुनः आग्रह करूंगा रवि तिवारी जी से कि प्रसाद और नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज 1 करोड़ व्यू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये बात तो आपको पता है, हमने खबर के रूप में भी इन बातों के विषय में जानकारी हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाई थी और हमने सब्सक्राइबर भाइयों का आभार व्यक्त किया था। मैं आपको बता दूं कि लोकल टीवी के 1 करोड़ जो व्यूवर्स पूरे होने को लेकर आज लोकल टीवी के दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने, कार्यक्रम में पहुंची थी जिला पंचायत की सदस्यता जो सदस्य महोदया नेहा सिंघल मैडम, इसके साथ ही जनपद पंचायत के सभापति देवेंद्र सिंह ठाकुर जी, व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं मनोज मिश्रा जी, हमारे गुरुदेव आदरणीय नितिन सिंह मरकाम जी, अब वरिष्ठ व्यापारी दिनेश अग्रवाल जी, और इसके साथ साथ विकास उपाध्याय जी और नगर पंचायत की जो छाया नगर पंचायत की जो अध्यक्ष है अनिता विकास उपाध्याय जी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। इसके साथ साथ युवा नेता कांग्रेस के उमेश डोंगरे जी मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने सवालों के कटघरे में आज पत्रकार रवि तिवारी को खड़े किया। मैं हमेशा लोगों का इंटरव्यू करता हूं, आपने मुझे इंटरव्यू करते लोगों का देखा भी होगा, आप मेरा इंटरव्यू देखते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन आज जनप्रतिनिधियों ने पहला सवाल मेरे गुरुदेव ने मुझसे पूछा, आदरणीय नितिन सिंह मरकाम जी ने। इसके बाद फिर शुरू हुआ सवालों का क्रम। मेरे पूज्य पिताजी श्रीमान नेहरू प्रसाद जी ने भी सवाल पूछा। इसके बाद फिर जो हमारे आदरणीय मामा जी हैं मनोज मिश्रा जी ने सवाल पूछा।
दिनेश अग्रवाल जी ने सवाल पूछा। जिला पंचायत की जो सदस्य महोदया श्रीमती नेहा सिंघल मैडम ने सवाल पूछा। देवेंद्र सिंह ठाकुर जी जो सभापति हैं जनपद पंचायत देवभोग के, उन्होंने भी सवाल पूछा। सरपंच संघ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं पवन यादव जी, उन्होंने भी सवाल जवाब किया। इसके बाद फिर जो उमेश डोगरे जी हैं उन्होंने सवाल किया। राजू डोगरे जी, अर्जुन सोनी जी, रोहनागुड़ा के जो सरपंच हैं, जो यहाँ के जो ये कहेंगे कि जो परमानंद नागेश जी, नगर पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं सुशील यादव जी, इसके साथ साथ जो सचिन टांडिया जी के साथ ही जो अन्य जो अनीता विकास उपाध्याय जी, सभी लोगों ने पत्रकार रवि तिवारी को सवाल जवाब किया और सवाल जवाब भी उनका बड़ा प्रेम था। वे हमेशा, मैं इनका इंटरव्यू लेते हुए इन सभी का इंटरव्यू लेता हूँ, आप देखते भी हैं लोकल टीवी के स्क्रीन पर, लेकिन आज सभी लोगों ने मुझे सवालों के उस कटघरे में खड़ा कर दिया और मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि आपने इस मुकाम को कैसे हासिल किया, इस मुकाम के पीछे की संघर्ष की कहानी क्या है, आपको इस मुकाम तक पहुंचने में कितना संघर्ष और मेहनत करना पड़ा। कई तरह के सवाल जवाब मुझसे पूछते चले गए और मैंने सभी सवालों के जवाब जो जिस तरह से उन्होंने पूछा था, मैंने कोशिश किया कि सभी सवालों के जवाब उन तक पहुंचाऊं और मैंने उनके सभी सवालों का जवाब भी दिया। तो निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि एक बड़ी बात है कि सभी लोगों ने मुझसे सवाल जवाब किया। सभी लोगों ने जनप्रतिनिधियों, जो जनप्रतिनिधि के साथ मेरे रिश्ते काफ़ी क्लोज हैं, वो सब कार्यक्रम में पहुँचे थे। हालांकि कुछ लोगों को हमने बुलाया था लेकिन उन्होंने अपना समय नहीं दिया। किस कारण के चलते उन्होंने समय नहीं दिया, इसका कोई कारण मुझ तक नहीं आ पाया, तो मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिर उन्होंने समय क्यों नहीं दिया। तो उनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि भाई आपने कुछ भी कारण हो, आपने हमारे लिए समय नहीं निकाला, तो इसके लिए भी आपके विशेष तौर पर आभार। और निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि आज का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा है। जो हमारे गुरुदेव हैं आदरणीय तीन सिंह मरकाम जी का, सभी जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मैनपुर की जनपद पंचायत अध्यक्ष मोहना नेताम मैडम भी लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंची। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मेरा सम्मान किया गया। हमारे दो कैमरा पर्सन हैं, कैमरा पर्सन गंधर्व वेसरा और कैमरा पर्सन विक्की साहू, दोनों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने कहा कि लोकल टीवी ने जिस तरह का एक मुकाम बहुत ही कम समय में स्थापित किया है, उसके लिए लोकल टीवी के कार्यप्रणाली की जितनी तारीफ की जाए कम है। आदरणीय गुरुदेव तीन सिंह मरकाम जी ने भी कहा कि लोकल टीवी जिस समय शुरू हुआ था, आज से लगभग 22 महीने पहले, 22 महीने में जिस तरह का मुकाम लोकल टीवी ने हासिल किया है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और जो लोकल टीवी के फाउंडर हैं, मैं पत्रकार रवि तिवारी, निश्चित तौर पर उनके कार्यप्रणाली की बदौलत ये सब मुकाम बहुत ही कम समय में हासिल हुआ है। तो जिस तरह से सवालों की झड़ी मुझ पर लगाई गई है, जनप्रतिनिधियों ने मुझसे सवाल के ऊपर सवाल पूछा है, तो अब आपको हम दिखाना शुरू करेंगे पहला सवाल, उसके बाद उसका जवाब, फिर सवाल, फिर जवाब। तो देखना आप शुरू कीजिए सवालों के जवाब और जवाबों के सवाल। तिवारी जी से सवाल करना चाहूँगा, जब आपने लोकल टीवी की शुरुआत की थी, इससे पहले आपने कहाँ काम किया था हमें नहीं पता, लेकिन लोकल टीवी में आने के बाद आपने जन समस्या को, जनता को किस नज़रिए से देखकर आपने अपने जो पत्रकारिता है उसकी आपने शुरुआत की है? आप कौन सा उद्देश्य लेकर अभी पत्रकारिता के मार्ग पर चल रही हैं? आपने पूछा कि मैं क्या उद्देश्य लेके आया था। आपको पता है कि जब मैं दिल्ली के चैनल में काम कर रहा था, चैनल में अचानक मैंने जब काम छोड़ा था, तो उस दौरान परेशान था कि मैं कैसे काम करूं, और आपने मुझे मार्गदर्शन दिया था कि आप यूट्यूब चैनल बनाइए। तो सबसे पहले मैंने ये सोच किया, एक सर्च किया कि मुझे किस पर काम करना चाहिए तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को पता है कि मेरा एक ट्रेंड है, हालांकि मैं नहीं चाहूंगा कि क्षेत्र में एक्सीडेंट हो, ऊपर वाले से निवेदन करता हूँ कि एक्सीडेंट का ग्राफ गिरना चाहिए, लेकिन एक्सीडेंट जब मैं मौके पर पहुंचता हूँ और जब मैं एक्सीडेंट को दिखाता हूँ, तो मेरे एक एक मिनट में लगभग 100-150 व्यू तक आए हैं मेरे एक एक मिनट में। तो एक्सीडेंटल खबरों को मैं मौके पर जाकर कवर करता हूँ। वहां से लोकल टीवी को एक अलग ही नाम मिला और लोकल टीवी ने एक अलग ही नाम, मतलब ये कहीं कि मुकाम स्थापित किया जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा और मैं दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये 2 साल के बीच आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और आप उस समस्याओं को कैसे दूर करते हुए आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए, बताइए। विक्की और मैं परसों लौट रहे थे सुपेबेड़ा से समाचार बना के, तो वहां पर नदी के किनारे एक बच्चा था
अब बच्चा अपने हाथ में डंडा लेकर, कुछ बच्चे और नहा रहे थे, और बच्चा बोल रहा था मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। नदी में पानी आ गया है तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह की चीजें वो कर रहा था। तो हम लोग करीब 2-3 मिनट विक्की को दिखाया, देखिए भैया वो आपका नकल कर रहा है। तो 2-3 मिनट पर हम लोग रुके, हमको देखने के बाद फिर बच्चा भाग गया। तो कहीं ना कहीं मन में संतुष्टि होती है कि भाई यदि मैं किसी भी गांव में जाता हूं तो आज पहचान का मोहताज नहीं हूं। मैंने ये नहीं कहूंगा कि कई मैंने अखबार चलाया, मैं एक अधिकारी या एक जनप्रतिनिधि तक मेरा नाम स्थापित था, लेकिन आज मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया हूं। एक गाय चराने वाला व्यक्ति भी लोकल टीवी मुंह से, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। इन्हीं के सरपंच के गांव में गया था मैं समस्या को उठाने, रोहनागुड़ा सरपंच मेरे साथ मौजूद थे, और एक गाय चराने वाला आदमी सरपंच, जब मैं पीछे खड़े थे और हमारे जस्ट आगे खड़ा था, और उसने यूट्यूब में सर्च किया लोकल टीवी रवि तिवारी। मैंने पूछा सरपंच वो कहां तक पढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल भी नहीं गया है। तो ये मेरे लिए उपलब्धि है जी, धन्यवाद। किंतु मैं उनसे, मेरा भांजा होते हुए मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। आज तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का, क्या देवों में कोई अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण के द्वारा भ्रष्टाचार या घूस नहीं लिया जाता, जिसका आज तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उजागर नहीं किया गया है? ये मुझे इनके ऊपर संदेह है। धन्यवाद मामा जी, आपने मेरे कार्य प्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, सवालिया निशान आपने छोड़ दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता होगा कि मैं कई तरह के मैटर मैं उठाता हूं, जहां यदि कोई व्यक्ति आरोप लगाता है। आदरणीय देवेंद्र सिंह ठाकुर जी भी मौजूद हैं, सरपंच संघ के उस समय अध्यक्ष थे। देवेंद्र जी ने एक आरोप लगाया था, उस दौरान एक सीओ थे रुपेश पांडे, आपको भी पता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सीओ सरपंचों को परेशान करते हैं, सरपंचों का काम नहीं करते या अन्य तरीकों से परेशान करते हैं। उस मुद्दे को ही मैंने प्रमुखता से उठाया था, हालांकि उस दौरान मैं लोकल टीवी में नहीं था। तो आपने जो सवाल किया कि क्या भ्रष्टाचार नहीं होता, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन उसके कुछ प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, हम खुल के नहीं कर सकते। सामने वाला का कोर्ट है या अन्य तरह के उसके कई रास्ते हैं, जिसके चलते हम खुल के उन चीजों को सामने नहीं ला सकते। आपका सवाल बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कहीं ना कहीं आज पत्रकारिता दबी हुई है और हमें विषम परिस्थितियों के बीच दब के पत्रकारिता करनी पड़ रही है। आप लोगों को पता है, एक मुकेश चंद्राकर जो काफी प्रसिद्ध पत्रकार थे बस्तर जंक्शन के, उन्हें मार दिया गया। उनकी क्या कोई गलती थी क्या? आप लोगों को सबको पता है कि उन्होंने एक रोड की सच्चाई दिखाई थी, सेप्टिक टैंक में उनकी लाश मिली थी। तो परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि कई बार इन विषम, जैसे आज के समय में 32 दांत है, बीच में हमें जीप की तरह काम करना पड़ता है। तो परिस्थितियां बदल गई है, तो परिस्थिति के अनुसार ढल के काम करना पड़ता है जी। धन्यवाद। इन सबको एकत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, एवं इसको बधाई देता हूँ। जहाँ 1 करोड़ व्यू पहुँच गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एवं ये चैनल हर गांव, हर घर, प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँच गया है। अब जैसे कि भाषा बोल रहे थे कि गाय चराने वाले, हर गाय चराने वाले देखते हैं। कहीं एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या करते हैं, खोलो लोकल टीवी देखो, और लोकल टीवी देखते ही पता, समाचार का पता चल जाता है। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी गौरव की बात है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे मैं बोलता हूँ, ये लोग जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं पहुँच जाते हैं भाषा, तुरंत तो देर करते ही नहीं कहीं पहुँचने के लिए। तो इनमें एनर्जी कहाँ से आती है इतना, जैसे वहीं पहुँचने के लिए, और उससे जैसे आम जनता को भी मतलब सहूलियत प्राप्त हो जाती है इनके पहुँचने। ऑफिसर हो, हर कोई ध्यान देने लग जाता है उस मैटर पे। नहीं तो अन्यथा क्या होता था, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई देखने वाला होता नहीं था, खाना वाले देखते थे ना हॉस्पिटल। और इनके पहुँचने से क्या होता है, तत्काल उस चीज का निराकरण हो जाता है। बस मतलब इनका एनर्जी कहाँ से आती है कि ये एनर्जी रात भर करते हैं, सारे ये करते हैं, तो उसको बताएगा। आपका सहयोग और आपका प्रेम हमेशा होती रहा है, और मैंने कोई भी बात आपको कभी भी कहा है, आप हमेशा एक ही चीज कहते हैं, ठीक है ना भाषा, अपने मुझे ऐसा नहीं करते हैं। हम आपने बहुत अच्छा सवाल है पूछा कि एनर्जी कहाँ से आता है। हम बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था, लगभग रात को 11:30 बजे के आसपास, झालावाड़ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर। वहाँ पे उस व्यक्ति 2 लोगों की स्पॉट पर डेथ हो गई। और मेरी तबियत बहुत ज्यादा खराब था, लगभग 102 डिग्री के आसपास बुखार था,
और टैबलेट लेके मैं सोया ही था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, सुबह तक उठ नहीं पाऊंगा। फिर मुझे मेरे सब्सक्राइबर भाई ने फोन किया, भैया 2 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, मुश्किल से 2-3 घंटा तक हुआ था। मैं बोला आपको कैसे पता 2 लोगों की डेथ हो गई है? बोला भैया दोनों का सिर सड़क पे टकराया है और खून ज्यादा बह गया, दोनों खत्म हो गए। तो मेरा सिर एकदम ज्यादा पेन हो रहा था और मैं चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद मैं हल्का सा पानी पिया। पता नहीं मतलब मैं जहां से न्यूज आता है तो मेरे अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है, चाहे वो रात को 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे। इसके बाद मैं विक्की बोला, विक्की चल रहा है यार, भैया मेरा तबियत ठीक नहीं है। विक्की पहले बोला कि विक्की तो अभी चलिए निकलते हैं। तो उसके बाद हम लोग मौके पर पहुंचे, लगभग 12:30 बजे के आसपास हम लोग न्यूज कवर की, हम न्यूज डाल दी। तो मतलब मैं मेरे काम के प्रति मेरे अंदर हमेशा जुनून रहता है। पहले लोकल टीवी बाकी का बात किसी भी परिस्थिति में, या मुझे कहीं गांव भी जाना हो, कहीं रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में जाना, एक बार हम लोग निकल रहे थे जाना है, ठीक है, परिवार के पूरे लोग बैठे थे। अब मुझे पता चला कि डोले के बाद एक्सीडेंट हो गया, मैं कार को वापस ले आया और मैं पहले डोले गया न्यूज कवर करने। इसके बाद परिवार के सामने मैं बाहर कार्यक्रम में गया। तो मामा मैंने अपने आप पे कहते हैं एक जुनून को मैंने अपनी ताकत बना ली, इसी के चलते वही ताकत मेरी एनर्जी का काम कर रहा है। माता की जय, भारत माता की जय। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर सम्माननीय समस्त अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, रवि तिवारी जी के बारे में गांव का हर एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा सभी जानता है। और रवि भैया ने जो संघर्ष किया है पिछले 10 सालों से मैं भी देखते आ रही हूँ, इनके संघर्ष के विषय में इन्होंने अपने जन्मदिन पर सारी चीज़ों को बताया था। जो उनसे जुड़े थे वे सभी जानते हैं। किसी भी चीज़ की सफलता संघर्ष के बाद ही मिलती है। यदि आप संघर्ष नहीं करोगे, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नहीं ठानोगे, तब तक आप सफल नहीं होगे। और उसने बहुत छोटी उम्र में संघर्ष करना सीखा और बहुत तकलीफ़ों के बाद धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े। क्वेश्चन मुझे पूछना है, लेकिन कुछ बातें मैं उनकी बता रही हूँ। ये ऐसे पत्रकार हैं जो तन, मन और धन और समय, अपना सब कुछ अपने न्यूज़ के लिए, अपने पत्रकारिता में देते हैं। या इनसे जो सहयोग बन सकता है जिसके लिए, वैसा वो करते हैं। आप आधी रात को भी यदि इनको फ़ोन करेंगे कि भैया ये समाचार है, तो वो आनाकानी नहीं करते, वो वहाँ पर अपने कैमरामैन के साथ पहुँच जाते हैं। एक चीज़ बोलूँगी मैं, पहले इनको न्यूज़ के लिए जाना पड़ता था, लेकिन आज न्यूज़ इनके पास आती है। इतनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। न्यूज़ इनके पास आती है, लोग इनके पास नंबर लगाते हैं कि भैया हमारा न्यूज़ चला दो, लेकिन इनके पास उतना समय नहीं रहता, क्योंकि क्षेत्र में घूमते हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, एक्सीडेंट के केस है, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनको ये न्यूज़ में चलाते हैं और कंटिन्यू एक दिन में 3, 4, 5 न्यूज़ इनकी कवर होती है। परिवार के साथ साथ ये अपने कार्य को भी लेकर के चल रहे हैं। और आपने 1 करोड़ व्यू जो हासिल किया है, मैं आपको चाहती हूँ और सभी की तरफ से ये उम्मीद करती हूँ कि आप अगले और 4 महीनों में ये 10 करोड़ व्यूज़ हो और आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आपने जो संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँचे, आज जो आपको ये सम्मान मिल रहा है आपकी मेहनत से, इस विषय में 2 शब्द मैं आपसे जानना चाहूँगी। बस यही मेरा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आपने कहा कि मुझे सम्मान दो। आपको यहाँ पर जितने लोग नजर आ रहे हैं, ये सब मेरे दिल के एकदम करीब है। मतलब ऐसा है कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ भाभी कि मैं भले बहुत कम लोगों को लेके चलूँ, लेकिन ऐसे लोगों को लेके चलूँ जो मेरे सुख दुख हर परिस्थिति मेरे साथ खड़े रहे। और आपने ये कहा कि आज सम्मान का मैं हकदार हूँ, सम्मान आज क्यों मुझे मिल रहा है, इसके में इससे मैं कुछ कहिए। तो मैं आपको बता दूँ भाभी जी, पिछले 22 महीनों से मैं कई दिनों तक तो मैं 2 घंटा 3 घंटा सोता हूँ रात को।
अब अचानक जैसे कहीं कोई बड़ी खबर हो गई, जैसे छत्तीसगढ़ में किसी जगह कोई घटना घट गई, जैसे राजधानी रायपुर में रात को 12:45 में आज से लगभग 3 महीने पहले टैंकर और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें 11 लोगों की स्पॉट में डेथ हो गई। 12:45 न्यूज आया मेरे पास। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि राजधानी रायपुर से मेरे पास विजुअल, फोटो और न्यूज आ जाता है मेरे पास कि भैया लोकल टीवी में पहले चलाइए। मैंने विक्की को फ़ोन किया, विक्की न्यूज आया था। तो विक्की भी मेरा इतना ये कहूँगा कि एक मजबूत हाथ है। विक्की ये नहीं बोलता जितना भी गहरी नहीं करो, विक्की बोलता है भैया 2 मिनट का समय दीजिए। विक्की आया, हम लोग रात को 1 बजे रात को स्टूडियो में घुसे। स्टूडियो में घुसने के बाद हम लोग वहाँ पर बैठे और बैठने के बाद रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग में कुछ समाचार को लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद डाले। तो काम करने में हम लोग कभी पीछे नहीं हटते। आपने जैसा बताया कि चाहे 2 बजे हो, विकास जी की टीम के साथ मैं रात को 2 बजे 3 बजे सड़क पर घूमता हूँ। मैं जब गाय पकड़ते हैं विकास जी की टीम, तो सड़क पर मैं घूमते हुए न्यूज़ कवर करता हूँ। कोई भी मेरे को बोल दे कि भाई न्यूज़ बनाना है, तो मैं उस कार्यक्रम के लिए बिल्कुल सब कुछ छोड़ के न्यूज़ के लिए मैं चले जाता। जैसे एक हमारे यहाँ के सम्मानित व्यापारी हैं, उनका नाम मैं नहीं बताऊँगा, वो मेरे को ये बोले कि यार अच्छा आप इतना काम करते हो, इतना यदि मैं तो काम करता तो मैं तो कम से कम 12 लाख रुपये कमा लेता, आप कितना कमा लेते? मैं बोला मामा थोड़ा बहुत कमाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं कमाता मामा, लेकिन जिस लेवल पे मेरा नाम चल रहा है फिर मेरे को मेरा नाम स्थापित करना है। तो जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा काम करके भी जाओ कि यदि आप ना भी रहो तो आपका नाम अमर हो जाए। इसलिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। धन्यवाद भाभी जी, आपका अमूल्य समय दिया, इसके लिए आभार आपका। आज बहुत ही अच्छा और शुभ अवसर है, क्योंकि आज गणपति देवा हमारे बीच विराजमान हो रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दूसरा, 1 करोड़ व्यूवर का जो लक्ष्य बहुत अल्प समय में हमारे क्षेत्र का एक ऐसा युवा जो सुविधा के अभाव में भी इस क्षेत्र का नाम ऊंचा करता है, ऐसे रवि तिवारी के और लोकल टीवी चैनल के सम्मान समारोह और साक्षात्कार भी कहूँगा, क्योंकि हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के महिला नेत्री दोनों, साथ ही व्यापारी संघ के वरिष्ठगण, हमारे बीच शिक्षा विभाग के आदरणीय चाचाश्री भी है, और खुशी की बात यह कि विभिन्न पार्टियों के हमारे पॉलिटिशियन, राजनेता, साथ ही साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी हैं। सभी का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं। देखिए, पत्रकारिता बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि यह जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और करीब 11 वर्षों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ा रहा, तो इस चीज़ को बहुत करीब से समझता हूँ। आज 1 करोड़ व्यूवर को लेकर जो हम लोग इतनी गर्व महसूस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी चुनौती रही है। तो पर्दे के सामने की बात है, बहुत सारा ऐसा वाक्य है जो रवि तिवारी ने अपने मुंह से नहीं बताया, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी घटनाएं हुई, चूँकि आज बोलने का मौका मिला है तो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। आपने बताया कि 22 महीना करीब 2.5 वर्ष लोकल टीवी का हुआ, तो मुझे भी याद है एक बार अचानक शाम को रवि का फ़ोन आया मुझे, और अक्सर आता है क्योंकि वो मेरे छोटे भाई जैसा है। उसने कहा कि भैया मुझे एक चैनल चालू करना है। मैंने बोला कौन सा चैनल? यूट्यूब चैनल। तो मैंने एक लफ्ज़ में सीधा रवि को बोला मत कर भाई। उसके पीछे एक बड़े भाई का थोड़ा सा उसके प्रति वो था कि कारण क्या थे। चैनल चालू करने के लिए सबसे पहले नेटवर्क, एडिटिंग और बिजली की समस्या से हमारा क्षेत्र गुजर रहा था। आप किसी समाचार को कवर कर लेंगे, आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन उसको उस तरह से दिखाना भी पड़ता है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स के वजह से मैंने उसको मना किया। लेकिन आज इस बात को बोलते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि रवि तिवारी ने उसको चैलेंज को स्वीकार करके 1 करोड़ व्यूवर लोकल टीवी का बना के देवभोग का नाम ऊंचा किया। इसलिए जोरदार तालियों से उसका अभिवादन होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि रवि तिवारी जी, मैं और तेन सिंह भाई जो हमारे बीच बैठे हैं, मैं तो तेन सिंह जी की भी तारीफ करना चाहूँगा कि इस ग्रामीण अंचल में एक ऐसा टेक्निकल बंदा है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कम नहीं है। आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत में ही नहीं,
विदेशों में भी उसके द्वारा क्रिएट जो आपके कार्टून चैनल है उसको देखा जाता है। ऐसा एक बंदा हमारे देवों में है और आज इस मंच के माध्यम से वैसे लोगों से हम परिचय हो पा रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग कभी एक टीम में, एक यूनियन में काम करते थे, सब लोग भाई भाई की तरह काम करते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में हमने भी काफ़ी मेहनत किया, लेकिन कब गर्व होता है जब कोई छोटा भाई आगे बढ़ता है, खुद के साथ साथ परिवार का नाम, समाज का नाम, उसके साथ साथ क्षेत्र का नाम उसने आगे किया। इसके लिए मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा रवि तिवारी जी। हमारे मन में आता है निष्पक्ष पत्रकारिता की बात, क्योंकि दौर ऐसा चल पड़ा है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करना किसी खतरे से कम नहीं है। सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पत्रकारिता का काम एक सांप पकड़ने से कम नहीं है। सांप को पकड़ने में आपसे जरा चूकी वो डसेगा और आप, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, हमारे छुरा में एक पत्रकार साथी है राजपूत जी, उनकी गोली मारकर हत्या भी हुई। तो हमेशा जान का खतरा बना रहता है। उस विपरीत परिस्थिति में भी, धूप हो, बारिश हो, छाँव हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको समाचार पे, जीरो ग्राउंड पे, उस फील्ड पे जाके उस चीज़ों को दिखाने का काम किसी साहस से कम काम नहीं है। और इतना अच्छा जो रिपोर्टिंग, क्विक फास्ट रिपोर्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे न्यूज़ चैनल की भाषा में, सर्वप्रथम ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे क्षेत्र के गांव-गांव के जन जन के लोग, जो गाय चराने वाले लोग, महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चों तक पहुंचता है, तो लोकल टीवी के माध्यम से पहुंच रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर मेरा लोकल टीवी में बैठ के इंटरव्यू होता है, क्योंकि जनता की सेवा के बीच में हम लोग काम करते हैं और भी हमारे बीच बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। लेकिन मेरा इतना अच्छा संबंध होने के बाद भी मैं इस बात को बड़ा गर्व भी महसूस करता हूँ। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आपका रवि तिवारी के साथ इंटरव्यू में बहुत तीखा सवाल पूछते हो आपके, जबकि आपके खास हैं। तो एक पत्रकार के अंदर ये गुण होना चाहिए कि सामने क्यों ना भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, वो अपना पत्रकारिता धर्म निभाता है। इसके लिए मुझे रवि तिवारी पे गर्व होता है। लेकिन बहुत सारे मेरे इंटरव्यू में रवि तिवारी ने मुझसे बहुत सारा कड़वा सवाल पूछा। आज भाई विकास उपाध्याय ने मुझे अवसर दिया है, मैं भी बहुत कड़वा सवाल आपसे पूछूंगा, थोड़ा तो बदला लेना बनता है। तो मेरा सवाल ये है रवि तिवारी जी, आप घटना दुर्घटना के बारे में, हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के बारे में बहुत अच्छा समाचार दिखाते हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल है और शिकायत भी है कि जो है कोई भी शासन के 32 विभाग, महत्वपूर्ण जो 32 विभाग की योजनाएं काफ़ी संचालित होती हैं, लेकिन कभी आपके टीवी में उन योजनाओं का विभागवार अधिकारी को बैठा के जनता के बीच उन योजनाओं का लाभ के विषय में आप इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कृषि विभाग, आज खेती किसानी की समय है, लोग जो है एक एक चीज़ों के लिए तरस रहे थे बीच में, खाद बीज से सरकार ने सब कुछ दिया, लेकिन सिस्टम से गुजर नहीं पा रहे थे। तो आपको होना ये चाहिए था कि कृषि विभाग के अधिकारी को आपके स्टूडियो में बिठा के किस तरह से जनता को वो सामान उपलब्ध होगा, क्या प्रक्रिया है, इसकी आप इंटरव्यू करें। सिर्फ कृषि विभाग ही नहीं, 32 विभाग के आप इंटरव्यू लेकर जनता के बीच वो जो शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना है, कैसे मिलना है, उसके बारे में आप इंटरव्यू क्यों नहीं करते हैं, ये मेरा सवाल है। और 32 विभाग के आप शासन की योजनाओं का इंटरव्यू करें, ये मेरा सलाह भी है। मुझे बहुत आज इस कार्यक्रम में आके गर्व महसूस हो रहा है, आपने बहुत अच्छा काम किया। साथ मैं आप सभी के हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। साथ ही हमारे जो कैमरामैन है विक्की भाई और बेसरा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक करोड़ से ये 100 करोड़ तक पहुंचे, ऐसा आप मेहनत करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। देवेंद्र भैया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने जो सवाल पूछा, 3 दिन पहले मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम में। मैं वापस लौट रहा था दही गाँव से न्यूज़ बना के, तो इंस्टाग्राम में उन्होंने मुझे रोका, बोले भैया जनता की अपेक्षा आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गई है। आप एक्सीडेंट तो आप दिखाते हैं भैया, गाड़ी नंबर दिखा देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं, तो क्लियर हो जाता है कि भाई वो किसके घर का है, कौन एक्सीडेंट में घायल है, कौन ख़त्म हो गया। लेकिन भैया आप जैसे कई तरह की जो योजनाएं हैं, जैसे खाद, अभी हमारे क्षेत्र में खाद की काफ़ी समस्या है, उस तरह की खबरों को आप क्यों नहीं दिखाते। 2-3 दिन पहले मुझे
करीब 7-8 सब्सक्राइबर भाइयों ने कहा। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अब लोकल टीवी में लगभग हर 2 दिन मैं समय निकालूंगा, क्योंकि मुझे पूरा प्रदेश को कवर करना रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर 2 दिन मैं अधिकारियों को बुलाऊं, अधिकारियों को बिठाऊं और जनता से जुड़े सवाल पूरे निष्पक्षता से उनसे पूछूं। ये नहीं कि मैं अधिकारियों को बुला रहा हूं तो अधिकारियों से मीठा मीठा सवाल पूछूंगा, नहीं। कड़वा सवाल पूछना मेरी फितरत में है। तो कड़वा सवालों के साथ अब आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते से कार्यक्रम चालू करूंगा। कार्यक्रम का नाम रहेगा अधिकारियों से सीधा संवाद। धन्यवाद। मंच में सभी उपस्थित सम्मानियों का सबको मैं प्रणाम करता हूं और आज गणेश चतुर्थी की आप सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। रवि भाई, आपके ही स्टाइल में बहुत ही कड़वा, सभी अतिथियों ने तो बहुत ही प्यार भरा पूछा, लेकिन आज जो मैं पूछ रहा हूं बहुत ही कड़वा आपके स्टाइल में। क्या है, चौक चौराहे में एक बात चल रही है रवि भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा भी सवाल नहीं है। चौक चौराहे में कह रहे हैं कि रवि भाई जो है लोकल टीवी में आकर बहुत घमंडी हो गया है ना, अपना लोकल टीवी के बारे में ही सोचता है, बाकी जनता के बारे में कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? तो ऐसा कोई सवाल था जो आपको ज़्यादा चुभ गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब भी अब नेक्स्ट बार आपका इंटरव्यू करूंगा तो सवालों को पटरी में लाकर ब्रेक लगाने की कोशिश करूंगा। आपने जो सवाल पूछा कि मैं घमंडी हो गया हूँ, मुझे लोग जो मुझे नज़रिए से देख रहे हैं उनका देखने का नज़रिया बदल चुका है। मैं आपको इसका जवाब दूंगा, सटीक जवाब दूंगा। एक समय मेरे सब्सक्राइबर 1000 थे, 2000 थे, 5000 थे, 10,000 थे, 15 थे, 20 थे, 25 थे। अब लगभग मेरे सब्सक्राइबर 30,000 होने को है, 10-15 दिन में हो जाएंगे। तो पहले लोग मुझे बुलाया करते थे कि भैया मेरे यहाँ नाली चौक हो गया है, तो मैं उनका फ़ोन उठाता था, मैं मेरे कैमरामैन को भेजता था, वो जाता था वीडियो बना के लाता था। लेकिन सुशील जी, परिस्थितियाँ मेरे साथ ये हो गई है कि मैं एंकर हूँ अकेला, पूरे प्रदेश की खबरों को मुझे कवर करना है। मुझे पर डे कम से कम 7 से 8 वीडियो मुझे अपलोड करने रहते हैं, और एक वीडियो को बोलने के बाद आपको पता है कि लोकल टीवी में खबरें इतनी तेज़ी से वायरल होती है कि तिल का ताड़ राई का पहाड़ ना बन जाए। तो इसीलिए मुझे बोलने से पहले एक बार अपने आप को तैयार करना पड़ता है। मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। तो एक वीडियो लगभग मेरे 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। तो लोग अभी भी मेरे से अपेक्षा लगाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे सवेरे 4:30 बजे फ़ोन किया, उसने कहा भैया नमस्ते भैया, मैं नींद में था। मैं बोला हाँ भाई नमस्ते भाई। उसने कहा भैया मेरा जन्मदिन है भैया। बोला हाँ भाई आपका जन्मदिन है तो मैं क्या करूँ? भैया एक इंटरव्यू चलाइए ना मेरा। बोला आपका ऐसा कोई उपलब्धि या कोई ऐसा कोई काम है? नहीं भैया मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा इंटरव्यू आप चलाइए, आपको चलाना पड़ेगा। तो कई बार लोग ऐसा डिमांड करना शुरू कर देते हैं, ऐसा फरमाइश करना शुरू कर देते हैं कि उसको पूरा कर पाना संभव नहीं होता। और मैं जहाँ तक हो सके लोगों को समय देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अकेला होने के चलते मैं डेली फील्ड नहीं कर पाता। तो शायद इसीलिए मेरे शब्दों के मुताबिक, क्योंकि मैं जब भी नेताओं से सवाल पूछता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि चौक चौराहे और चाय की दुकान पर ये चर्चा चल रही थी, तो आपने उस इंटरव्यू के शब्द को लाकर अपने में जोड़ा और आपने सवाल पूछ लिया। तो मुझे लगता है कि आदरणीय मेरे बड़े भाई सुशील यादव जी का 50% बनाया हुआ सवाल है और 50% जनता का सवाल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि लोग मुझे घमंडी ना कहें, लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास मेरा रहता है और मैं करता भी हूँ। धन्यवाद आपका। भाई विकास उपाध्याय जी, सबसे पहले तो रवि भैया आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो भी है आप लोगों की पूरी टीम की मेहनत है और आपका टैलेंट है। और आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथि को मेरा प्रणाम है। और रवि भैया के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। रवि भैया अगर आज आगे बढ़ना, सबसे उनमें खूबसूरती वो किसी पे जलते नहीं है। मैंने आज तक, मैं इतने समय से उनसे मिल रहा हूँ, मैं कभी इनको जलते हुए देखा नहीं हूँ। आप काम करो, अपने मेहनत करो, मेहनत पे भरोसा रखो। रवि भैया अपने सिर्फ मेहनत पर भरोसा रखते हैं, इसीलिए आज आगे जा रहे हैं। कि भैया जो सच्चाई है, मैं इतने बार आता हूँ, सिर्फ इतना बोलते हैं मेरे को, उमेश भाई आप अपना वर्क करते जा रहे हो, कौन क्या करे उसके पीछे भागो मत, क्योंकि आपका टैलेंट, आपका काम आपको आगे ले जाएगा। और रवि भैया की सबसे खूबसूरत, मैं अगर मान लो बस्तर से भी आ रहा हूँ ना, भैया आ रहा हूँ 11 बजे
न्यूज बनाना है। तो इनके सबसे बड़ी खूबसूरती है कि 11 बजे भी रेडी हो जाते हैं। मैं बस्तर से आ रहा था, भैया न्यूज बना रहे हैं आज। तो रही भैया, आज जो भी हूँ, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, सहयोग किया है। और सबसे ज़्यादा मेरे को लोग ये बोलते भी है दोस्त यार, और कई सारे बच्चे ही बोलते हैं ये तो लोकल टीवी में आता है, ये तो लोकल टीवी में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रही भैया। और मेरा एक ही सवाल है आपसे कि मैं जिस लेवल में आपको देखना चाहता हूँ, मेरा सोच ये है कि आप छत्तीसगढ़ लेवल में आपकी ब्रांच बने, आपकी टीम हो हर ब्लॉक, हर जिले में, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में पहुंचे। आप कब तक उस टीम को पूरा कर रहे हैं? क्योंकि मेरा जो सोच है, मैं चाहता हूं कि आपके न्यूज में भी विष्णुदेव साय जैसे मंत्रियों का इंटरव्यू हो, बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू हो, तो ये कब तक पूरा करेंगे आप? उमेश डोंगरे जी, हमेशा आपके साथ एक अटूट प्रेम रहा है, एक विश्वास आपके और मेरी बीच जो स्थापित है, निश्चित तौर पर जीवन के कई मोड़ पर वो काम भी आता है। उमेश जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जब 50,000 हो जाएंगे, तो 50,000 जब हो जाएंगे तो मैं फिर रायपुर में एक ब्रांच डालूंगा। और मैं आप सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि हालांकि मेरी जन्मस्थली देवभोग है, मैं देवभोग का हूँ, लेकिन उस दौरान मैं बड़े बड़े नेताओं के साथ आपको इंटरव्यू करता नजर आऊँगा। और मैं राजधानी रायपुर में रहने के बाद जो बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू करूंगा, लेकिन मैं आपके सबके बीच ही रहूँगा, क्योंकि मैं देवभोग कभी छोड़ नहीं पाऊँगा। तो मेरी उस दौरान भी कोशिश रहेगी कि मैं राजधानी में कम से कम एक हफ्ते का मैं समय राजधानी में दूंगा, और बाकी दिन अपने जो कर्म क्षेत्र रहेगा देवभोग, वहाँ पर समय दूंगा। धन्यवाद। आज इस मंच में पधारे एवं समस्त मेरे सरपंच साथी को आज गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। बहुत ही खुशी की बात है जो हमारे देवभोग के गौरव, मतलब हमारे जो नगर के इतने कम समय में 1 करोड़ व्यू बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि एक दिन ऐसा समय था जो मैं खेत में था और रवि भैया ने एक तोता कलर का डिलक्स पकड़ के मेरे पास गए थे खबर के लिए। मेरे को अच्छा से याद है, ये 10 साल के पीछे की बात है। और आज जैसे उस टाइम में कोई भी नहीं जानते थे, लेकिन आज घर घर बच्चे बच्चे सबको पता है कि मतलब लोकल टीवी रवि तिवारी सबको पता हो गया। इसीलिए मैं सबसे मेरे जनप्रतिनिधियों से भी यह कहना चाहता हूं कि रवि भैया जो लोकल टीवी को देवभोग रत्न मिलना चाहिए, और समस्त जो जनप्रतिनिधि है सबके मुंह में भी यही रहना चाहिए। और मेरा एक ही मतलब क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन है जो सवाल जो नरेंद्र मोदी भारत सरकार नल जल योजना जो चलाया है आज तक, क्योंकि नल जल योजना, नल तो है लेकिन जल नहीं है, कहीं पे टंकी है तो कहीं पे पानी नहीं है। इसीलिए यह चीज को थोड़ा सा पारदर्शिता करेंगे, और जो ठेकेदार अधिकारी मिलके जो सरपंच बीते हुआ काल में जो फाइनल दिए हैं, जो सील लगा के, मैं तो ये कहता हूं जो भी लेके, लेकिन उस चीज को थोड़ा सा पारदर्शिता करेंगे। लोकल टीवी को मेरा यही बस एक सवाल है। पवन यादव जी, अध्यक्ष सरपंच संघ देवभोग, हमारे सामने 2 तेज तर्रार जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। जिला पंचायत की सदस्य मैडम नेहा सिंघल मैडम मुस्कुरा रही है मैडम, और देवेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे बड़े भाई। देवेंद्र जी वर्तमान में सभापति भी हैं नल जल और स्वच्छता समिति के। पवन जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ नज़र आ रही है, या जिस तरह की आप जो बता रहे हैं कि जैसा काम अधूरा है, कहीं पे नल है, कहीं पे टंकी नहीं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो पवन जी मैं लिस्ट निकाल के मैं कोशिश करूंगा पवन जी कि जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ है वहाँ तक तो पहुँचूंगा। और इसके साथ साथ मैं हमारे साथ जो जिला पंचायत की सदस्य मैडम है देवेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं जो सभापति हैं, हमारी बीजेपी की पूर्व नगर पंचायत की जो कैंडिडेट है अनिता भाभी हैं, सबको लेके चलूँगा, और वहाँ से फिर आवाज़ उठेगी, और उसके बाद वहाँ से फिर हम मामले की जांच करवाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ कि आज बहुत शुभ दिन है, और सबसे पहले आज आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और आपको भी रवि भैया बहुत 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 बधाई एवं शुभकामनाएं आपके 1 करोड़ व्यूज़ होने के। आपसे बस एक सिंपल सा सवाल करना चाहती हूँ, बाकी तो सभी ने सवाल कर ही लिया है, तो एक ही सिंपल सा सवाल है आपसे। आप हमेशा मुझसे सवाल करते हैं भैया, आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपसे एक सवाल करूं। जैसे कि आप हमेशा एक्टिव रहते हैं भैया, चाहे दिन हो रात हो या फिर बरसात ही क्यों ना भैया, चाहे रात के 2 बजे ही 3 बजे ही क्यों ना हो, अब हमेशा एक्टिव रहते हैं।
तो इसी बीच आप जैसे कि एक पिता हैं, एक पुत्र हैं, एक पति भी हैं, एक भाई भी हैं, तो आप कैसे इसी बीच अपने फैमिली को, परिवार को समय दे पाते हैं? खुशी हुई कि मैं जिस तेज-तर्रार रूप में आपको देखना चाहता था, आज मैं जो चाहता था कि अनीता भाभी इस रूप में सवाल पूछे। मैं आप लोगों को बता दूं, जब नगर पंचायत का जब घोषणा हुआ था तो मैं तो आप सब लोगों का इंटरव्यू करता था, आप लोग इंटरव्यू देने में आप लोगों को महारत हासिल है। लेकिन मैं जब पहली बार विकास जी को मैं अपने बिना पूछे, क्योंकि विकास जी मेरे एकदम सबसे क्लोज मित्र हैं, मैंने न्यूज़ चला दिया। लोकल टीवी के सूत्रों से एक जानकारी मिली है कि अनीता विकास उपाध्याय हो सकती है बीजेपी की उम्मीदवार। पहले दिन मैंने खबर चला दिया। तो इसके बाद विकास भाई का फ़ोन आता है तुरंत 10 मिनट बाद, भाई ये क्या कर रहे हो यार। इसके बाद उन्होंने मना किया सब मत करो। इसके बाद फिर मैं कंटिन्यू 2-3 दिन तक कंटिन्यू मैं फिर खबर लगाया कि अनीता विकास उपाध्याय ही होंगी बीजेपी की मजबूत दावेदार, ऐसा वैसा करके। जब उनके नाम का घोषणा हो गया और जब मैंने उन्हें फ़ोन किया विकास जी को, विकास जी मैं एक इंटरव्यू चाह रहा हूँ अनीता भाभी का, तो मेरे को बोले कि ठीक है आप घर आ जाइए। मैं घर गया तो अनीता भाभी कैमरा जब मैं चालू किया तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गई थी। वो इतना डर रही थी, बोल रही थी कि नहीं भैया मेरा हाथ काँप रहा है, मैं बोल नहीं पाऊँगी, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, आप लोग क्या कर रहे हो, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी करके। उस लेवल से 6 महीना में इन्होंने अपने आप को ऐसा मतलब सुधारा है कि आज मैं इनको बिठा के एंटी सवाल पूछता हूँ ना, मेरे एंटी सवाल का जवाब, कहते हैं ना कि कोई पत्थर फेंकेगा तो आपको रिप्लाई भी पत्थर मिलेगा, तो अनीता भाभी भी अब मेरी तरफ पत्थर फेंकना चालू कर दी है। मेरे एंटी सवाल को ऐसे जवाब देती है, तो इसके लिए धन्यवाद भाभी आपका। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मैं एक पिता भी हूँ, मेरा 2 साल का एक बच्चा है, इसके साथ साथ मैं पुत्र भी हूँ, एक पति भी हूँ। तो मैं मेरे घर वालों से मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे पिताजी भी सामने हैं। मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मैं समय नहीं दे पाता। बाबू को मेरे को जितना पकड़ना चाहिए मैं पकड़ नहीं पाता। मुश्किल से मैं बाबू को 1-8 घंटा 1.5 घंटा ही पकड़ पाता हूँ भी शाम को। अब पिताजी को क्या बोलते हैं तो कभी कभार अर्जेंट में कहीं ले जाना पड़ता है तो मैं ले नहीं जा पाता, व्यस्तता के नाम से। कहीं पे कोई खबर आ जाए तो राखी को कहीं पे जाना होता है तो मैं राखी को ले नहीं जा पाता। तो त्याग करना पड़ रहा है मुझे पता है कि मैं जो एम को, जो उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, 1 लाख सब्सक्राइबर, और मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए अपने आप को 2 साल का समय दिया है। 2 साल के समय के अंदर उस 1 लाख सब्सक्राइबर को मेरे पास आना पड़ेगा। मैं परिस्थिति को ऐसा मोड़ दूंगा कि उस 1 लाख सब्सक्राइबर बोलेगा कि भाई मैं रवि तिवारी तक जाऊंगा। मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर तक नहीं जाना है, 1 लाख सब्सक्राइबर को मुझ तक आना है। ये मेरा एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड को पूरा करने के लिए थोड़ा सा मैं फैमिली को समय नहीं दे पा रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं सभी सरपंचों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मुझे इतना ज़्यादा प्रेम देते हैं, इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि आज थाना में बैठक में आए थे, मैंने सिर्फ एक ही शब्द कहा, भैया आप लोगों को लोकल टीवी का एक कार्यक्रम उसमें आना है। 1-1.5 घंटे पहले ही कहा ना मैंने, सब तैयार हो गए, पवन जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच गए। तो बिल्कुल ऐसा ही प्रेम आप लोग मेरे साथ बना के रखिए। धन्यवाद। प्राप्त कर लिया है, इसलिए आदरणीय रवि भैया को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने हमेशा अपने चलन में एक बहुत ही खूबसूरती शब्द का प्रयोग किया है, जादू की पुड़िया। हर एक इंटरव्यू में आपने जनप्रतिनिधि हो या समाज सेवी हो, हर किसी को आपने जादू की पुड़िया का शब्द का प्रयोग किया है। मुझे पता है आपने जब ग्राम पंचायत रोहनागुड़ा से जब निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुआ तो आपने मुझे एक सवाल भी किया था कि पिछले कार्यकाल में आपकी मिसेस सरपंच थी और अभी आप वर्तमान में निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए हैं। तो आपने मुझे क्वेश्चन किया था कि आपके पास ऐसी कौन सी जादू की पुड़िया है जो आपकी जनता ने आपको निर्विरोध सरपंच चुना। तो मैं भी आपसे क्वेश्चन उसी स्टाइल में करना चाहूँगा कि आपने भी ऐसा कौन सी जादू की पुड़िया रख ली है जो आज इतने सब्सक्राइबर और इतना व्यूअर्स प्राप्त कर लिया है। इस सवाल का जवाब मैं रवि भैया से देना चाहूँगा। रोहनागुड़ा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने मेरे जीवन में एक उद्देश्य बनाया है परमानंद जी, मैं किसी भी व्यक्ति को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता कि व्यक्ति दुखी हो जाए। कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे किसी के खिलाफ एक बार मैं समाचार भी लगा दिया या किसी के पीछे में एकदम ज़्यादा नहीं पड़ता कि भाई
आज मुझे उधर परेशान करना ही है, आज मैं उसे टारगेट करूँगा, इस तरह की चीज़ें मैं कभी नहीं करता। और आपने पूछा जादू की पुड़िया, तो मेरे लोकल टीवी के सब्सक्राइबर भाई मुझे फ़ोन करते हैं विशेष तौर पे ना, भैया आपका जब इंटरव्यू देखते हैं तो मज़ा आता है। मैंने एक को पूछा क्यों मज़ा आता है भाई, मैं तो इंटरव्यू लेता हूँ, मैं तो कोई कार्टून चैनल नहीं चलाता था, आपको मज़ा आता है। वो बोला भैया आप नाराज़ हो गए। मेरे बोलने का तरीका ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब बीच बीच में सवाल पूछते हैं कि आपने जादू की छड़ी चला दी, क्या आपके पास जादू की पुड़िया है, या मैं कहता हूँ, अब एक बार मैं नेहा भाभी का इंटरव्यू कर रहा था, नेहा भाभी का तबीयत खराब था, चेहरे में जो मुस्कान दिखना चाहिए था मुस्कान नहीं था, तो मैंने नेहा भाभी को सीधा कह दिया, नेहा जी आपके चेहरे में जो दर्शक मुस्कान देखना चाहते हैं मुस्कान नज़र नहीं आ रही है। नेहा भाभी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो हमें सिखाया जाता है, मैंने बीजेएमसी का कोर्स किया है, मैंने रायपुर में कई बड़े बड़े संस्थानों में पत्रकारिता सीखा है। आदरणीय हिमांशु द्विवेदी जी, जिन्हें पत्रकारिता जगत का महान विद्वान के रूप में जाना जाता है, उनके सामने बैठ के मैंने पत्रकारिता सीखी है। तो वहाँ बताया जाता है कि अभी आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के दौरान यदि सामने वाला व्यक्ति यदि आपके ऊपर उग्र हो रहा है, आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, तो उसे बैकअप, उसे धकेलना कैसे है, ये सब बातों को बताया जाता है। आपके चेहरे का इंप्रेशन क्या होना चाहिए, आप यदि किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो इंटरव्यू के दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पूरे चीज़ों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो परमानंद जी, राजधानी रायपुर में मुझे जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को मैं लगातार बांटने का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। भाई रवि तिवारी को शुभकामनाएं। और आपको एक जानकारी याद दे दूं मैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मुझे आना पड़ा। मैंने लाइफ में कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया था, लेकिन आज किसी के जीत के आगे मुझे 2-2 इंजेक्शन लगा के यहाँ आना पड़ा, क्योंकि ऐसे आदमी का जीत है, रवि तिवारी की जीत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तो मैं भाई रवि तिवारी को बोलना चाहूँगा कि हौसले बुलंद कर रास्ते पे चल, कि हौसले बुलंद कर रास्ते पे चल, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेले तू पहल तो कर। 1 करोड़ व्यूअर ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसके पीछे छिपी हुई जो संघर्ष की कहानी है, कि आपके नाम से ही ये विख्यात है रवि, उगता हुआ सूरज को कोई छुपा नहीं सकता। उसी प्रकार कितने मेघ आए, कितने बादल आए, इतनी संघर्षपूर्ण आपके जीवन रहा, फिर भी आपने अपने नाम को सार्थक किया है। जैसे अभी बीच में हमारे अनीता दीदी ने एक सवाल किया कि आप पिता भी हैं, एक पति हैं, उसके बाद भी आपने सब बातों को आगे लेकर चलते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि घर का बड़ा पुत्र होना और जिम्मेदार पुत्र होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। इस चीज़ को मैं भी अनुभव करता हूँ। और रवि तिवारी जी से एक सवाल करना चाहूँगा मैं कि शुरुआती दौर पे जैसे आपने अपना न्यूज़ चैनल चलाया था, तो ऐसी कौन सी बात थी जो आपको इतना उत्साह की कि आई एम पावरफुल मैन, मुझे और तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहिए, तो कौन सी बात थी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। सोनी जी, मैं आप सभी अतिथिगणों को एक बात बताना चाहूँगा। जब हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के दौरान एक भोई सर थे, अनिल भोई, वो क्लासेस लिया करते थे, इंग्लिश की क्लास, और लगभग 35-40 लोग हम लोग बैठते थे। और पीछे में जब हम लोग बैठते थे तो एक बड़ा सा खिड़की खुला रहता था, वो खिड़की था हम दोनों कैदी के भागने के लिए। तो हम दोनों कैदी जब वहाँ से भागना शुरू किए तो लगातार भागे रहे। पहला पीरियड जहाँ ख़त्म हुआ, अर्जुन की तरफ मैं देखता था, अरे यार भाई भागें क्या। तब जब दूसरे टीचर की एंट्री होती थी तो मैं पहले कूदता था, अर्जुन भाई को हाथ देता था, फिर वो कूदता था, और हम लोग रेस्ट हाउस के पीछे से भागते थे। और उसके बाद 1 घंटा घूम के आके फिर वही वहाँ से फिर हम लोग एंट्री करते थे। तो अर्जुन भाई बिल्कुल, तब से आपका मेरा जो प्रेम है, भागने से लेकर अब तक लगातार भागे रहे और जीवन भर भागते रहेंगे। तो आपने अर्जुन भाई ये पूछा कि कौन सा मेरा ऐसा एम था कि मुझे चुनौती के रूप में मैंने उसे लिया। अर्जुन भाई एम ये था कि जब कहते हैं ना अर्जुन भाई, आपके पीठ के पीछे जब कई तरह की बातें होती है, अरे यार वो क्या कर लेगा यार, उससे कहाँ हो पाएगा यार। शुरुआती दिनों में अर्जुन भाई आपको पता है कि लोगों को जाकर मुझे कहना पड़ता था कि भाई आप मेरे चैनल को देखो,
इस तरह की परिस्थितियों के बीच विक्की और मैं जूझते थे शुरुआत के 1 महीने तक, और लोग हमको इग्नोर भी करते थे, कई लोग इग्नोर करते थे, अरे यार छोड़ो ना यार, क्या सब्सक्राइब करोगे, क्या दिखाओगे। कई बार लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट भी की, तो रिक्वेस्ट के दौरान एक व्यक्ति है देवभोग की है, उन्होंने ये कह दिया, भाई देवभोग लेवल के पत्रकार हो यार, तो देवभोग में ही रहो, क्यों अपने आप को सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा कुछ कर लूँगा या कुछ बड़ा करके दिखा दूंगा। वही बात दिल पे लग गई और उसी बात के चलते मैं इतना भागा। पहले तो स्टार्टिंग में 1 साल तक तो मैं दिन भर भागता था, सवेरे निकलता था तो शाम को 7 बजे 8 बजे रात को मैं घर आता था, लगातार 15 घंटे 16 घंटे तक मैंने फील्ड किया है। तो कहते हैं ना कि यदि कोई चीज़ चुनौती के रूप में ले ले, किसी के कहे हुए बात यदि आपके अंदर चुप जाए, तो निश्चित तौर पर फिर वो व्यक्ति कुछ बड़ा करके दिखा देता है या फिर इतना नीचे गिर जाता है कि वो व्यक्ति फिर कभी उठ नहीं पाता। मेरे साथ ये हुआ है। धन्यवाद हमारे देवभोग क्षेत्र के लिए। और मेरा शॉर्ट एंड स्वीट सा सवाल रहेगा हमारे रवि भैया जी से कि देवभोग में क्या और रवि तिवारी 2-4 और निकलेंगे या विक्की जैसे कैमरामैन और 2-4 बनाना की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी की जो समस्या है, कोई भी अगर रोल मॉडल बन चुके हैं आज रवि तिवारी देवभोग क्षेत्र के, तो वो रोल मॉडल अगर कोई पत्रकारिता के विषय में, मैं भी सोचता था मेरा कोई यूट्यूब चैनल हो, तो आप तो ऊंचाई को छू ही रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपका ऊंचाई छुएंगे, लेकिन क्या आपका कोई भविष्य में फ्यूचर कोई प्लानिंग ऐसा है कि 2-4 और भी रवि तिवारी और विक्की जैसे कैमरामैन और आए? क्या आपका ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो या कहीं और से भी किसी भी क्षेत्र में क्या आप चाहेंगे? सरपंच जी, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरा कोई रवि तिवारी नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहता कि दूसरा कोई विक्की नहीं आएगा। मेरा एक समय चल रहा है, मेरे समय के बाद दूसरा रवि तिवारी आएगा, चाहे वो किसी भी रूप में आए। मैंने यहाँ पर यूट्यूब को लाकर साबित कर दिया कि यूट्यूब आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज परिस्थितियाँ ये हो गई है कि लोग यदि सुबह उठते हैं तो लोग लोकल टीवी देखते हैं। मैं विकास जी ज़्यादा नहीं, मैं 1 मिनट का समय लूँगा। मैं एक गांव पड़ता है इधर दरलीपारा से आगे, एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में गया था। करीब करीब वहाँ पे 25-30 घर है। तो मोहल्ले में जब मैं घुसा तो मोहल्ले में टीवी के बड़े स्क्रीन में, वहाँ पर लाइट बहुत कम रहता है, टीवी के बड़े स्क्रीन में मेरा न्यूज़ चल रहा था। और उन्होंने कहा, किसान का नाम है भगवत राम, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं सुबह उठता हूँ तो सिर्फ लोकल टीवी सिटी में देखता हूँ और रात को सोता हूँ तो लोकल टीवी सिटी में देखता हूँ। आपका सवाल था क्या 2-4 रवि तिवारी निकलेंगे, 2-4 विक्की निकलेंगे? क्यों नहीं? ऐसा नहीं लिया, आपके माध्यम से 2-4 को ट्रेनिंग देके नहीं, यदि कोई ट्रेनिंग लेना चाहेगा तो हम बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के युवा आगे बढ़े, लेकिन सरपंच जी बस नाम खराब ना करें, बस ये चाहूँगा। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि भाई से मेरा यही सवाल था, 2 सवाल था वैसे मेरा, कि नदी उस पार सुपेबेड़ा में पूर्व सरपंच के भांजे जो 3 दिन से लापता थे, उस खबर को आपने चलाया भी, और उसके बाद जो कैमरा के पीछे की कहानी मैं जानना चाहूँगा, उसके बाद क्या हुआ था, खबर चलाने के बाद कैसे मिला वो। और दूसरा सवाल ये है कि समाज में और हमारे क्षेत्र में अंतिम पंक्ति तक लोकल टीवी कैसे पहुँचेगा? और अभी तो 1 करोड़ है, आने वाले दिनों में 2 करोड़ कैसे पहुँचेगा, उस लक्ष्य तक कैसे प्राप्त करेगा? पता है कि आप लोग कई कार्यक्रम में निकलने वाले हैं या कुछ अतिथि बोर भी हो रहे होंगे, मुझे ऐसा है, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। एक बहुत अच्छा वाक्य आप लोगों को बताऊँगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मुझे सवेरे 3:30 बजे सुपेबेड़ा के जो पूर्व सरपंच पति हैं महेंद्र मसरा, उनका फ़ोन आया। अब फ़ोन आने के बाद फ़ोन में काफ़ी दुखी थे और बात करते करते उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। उन्होंने कहा कि भैया मेरा जो भांजा है ये महालिंग कॉलेज में पढ़ता है, महालिंग कॉलेज उड़ीसा में कई तरह की घटनाएं घट चुकी है और मेरा भांजा पिछले 2 दिन से लापता है। मैं बोला भैया ये तो उड़ीसा का मैटर है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो भाई देवभोग बेल्ट का होता था, आपको मदद करता। वो बोले कि आप बहुत कुछ कर सकते हो भैया, लोग आपको नौरंगपुर, झरीगांव, इधर जूनागढ़, भवानीपटना तक लोग आपको देखते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बोला क्या करूँ भैया बताइए? भैया मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ भैया, आप मेरे फ़ोनों के साथ खबर चलाइए।
और मैंने फ़ोनों के साथ खबर चलाया। 6 घंटे के बाद महेंद्र मसरा जी का फ़ोन आया और मुस्कुरा के फ़ोन आया। बोला हाँ महेंद्र भाई बताइए। भैया लोकल टीवी की खबर को मेरे भांजा ने रायपुर में देखा और मेरे को मेरा भांजा रोते हुए फ़ोन किया कि मामा आप लोकल टीवी में आप स्टेटमेंट दे रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो, मामा आप लोग मेरे को लेने आओ, मैं रायपुर में पंडरी बस स्टैंड में हूँ। अब कैसे आया, क्यों आया, मामा मेरे को सवाल मत करना, आप लोग मेरे को लेने आओ। तो महेंद्र भाई बोले कि भाई बहुत बड़ी बात है। एक आप लोग को एक वाक्य और बताना चाहूँगा राजू जी। एक यहाँ पे गोहरा पदर के जो कोटवार है, कोटवार अपने बच्चे के साथ गए थे इलाज के लिए छलडुंगरी काली माता का मंदिर पूजा करने गए थे। तो उनका बेटा बोला कि मैं 5 मिनट में पेट्रोल डलवा के आता हूँ, आप रुकिए करके। और जब पेट्रोल डलवाने गया तो जब वापस आया तो उनके पिता नहीं थे। उनके पिता को आसपास करीब 24 घंटा 48 घंटे तक ढूंढे, कहीं कोई रिप्लाई नहीं। उनके तीनों बेटे रोते हुए मेरे पास आए, देवेंद्र सोनवानी, इनेश सोनवानी और एक। बोले भैया आप मदद कीजिए, भैया आपके हेल्प की जरूरत है। देवेंद्र सोनवानी रोते हुए फ़ोन करके बोला। मैं बोला भाई बिल्कुल मदद करूँगा। उसके बाद मैंने जब खबर चलाया तो खबर चलाने के 12 घंटे के बाद धुरवागुड़ी में एक व्यक्ति है जो पान का ठेला है उनका, इनेश के पिताजी बस में चढ़ रहे थे। तो लोकल टीवी का वो खबर देख रहा था। खबर देखते देखते तुरंत वो पीछे से पकड़ा, भैया आपका खबर तो लोकल टीवी में चल रहा है, आप अपने घर से क्यों जा रहे हो। उसके बाद फ़ोन किया कि भैया आपके पिताजी जो लोकल टीवी में खबर चल रहा है अपने पापा को आप लेने आइए। तो मुझे भी लगता है भाई कि मैं लोगों के लिए कुछ सेवा भाव से काम कर रहा हूँ। और आपने पूछा राजू डोंगरे जी कि कैसे हम 1 करोड़ से 2 करोड़ करें। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी, जहाँ ब्रेक लगता है आदमी वहाँ गिरता है। तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बस अपने लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करना चाह रहा था। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। मैंने आपको बताया राजू जी कि जो आपने जो 2 करोड़ कहा है, 2 करोड़ तो आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर मैं पूरा कर लूँगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। धन्यवाद। शुभकामनाएं। आए हुए अतिथियों का मेरा प्रणाम। मेरा रवि तिवारी से एक ही सवाल है कि आप पत्रकारिता को कितना बेहतर बनाना चाहते हैं आने वाले समय में, और पत्रकारिता को किस लक्ष्य और किस मुकाम पे पहुंचाने का सपना देख रहे हैं। आप दिखने में तो सचिन जी इतना गंभीर नहीं है। इतना गंभीर सवाल कहाँ से लाते हैं और कौन से डिक्शनरी से खोज के लाए हैं, जिसे मैं सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ। आपने मुझे पूछा कि पत्रकारिता को मैं किस बेस पे ले जाना चाहता हूँ, किस मुकाम पर ले जाना चाहता हूँ। तो मैं सचिन जी पत्रकारिता को मैं उस मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दूंगा कि यदि कोई भी व्यक्ति, यदि कल के डेट में यदि कोई भी मैटर हो या कोई भी बात हो तो लोग कहें भाई, याद करें कि भाई आप लोकल टीवी में जाओ, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। मैं लोगों के अंदर इतना भरोसा जगा दूंगा, इतना भरोसा मैं स्थापित कर दूंगा कि लोगों को लगे भाई कि भाई रवि तिवारी के पास जाएंगे तो कोई ना कोई समस्या का हल जरूर निकलेगा। अब मैं पत्रकारिता को बड़े मुकाम पर ले जाना चाह रहा हूँ, देवों की पत्रकारिता को। इसलिए सचिन जी दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ। आप भी मेरे मेहनत को सामने से देखते हैं। बिल्कुल सवाल पूछने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।